Good morning class. Today we will discuss about very important chapter of class 10th SST. देखो क्लास 10th में सिविक्स का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट होती क्या है, पार्लियामेंट क्या होती है, उसके साथ साथ उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स, सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहली बात, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बताता है हमें कि जो गवर्नमेंट है उसके दो पार्ट होंगे, एक होगी यूनियन और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी पढ़ा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहली बात आती है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पार्ट्स कितने होते हैं, बोले क्या इसको। तो देखो नॉर्मल भाषा जो होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में पार्लियामेंट भी इसको बोल देते हैं। अब पार्लियामेंट क्या होती है वो भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो गवर्नमेंट का वो पार्ट जो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेटिव को यूज करता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, वो उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, अब इसके सबसे पहले बात आती है पार्ट्स होते क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो पार्ट्स जब भी आए तो हमेशा इसके पार्ट 3 होते हैं, है ना। और जब इसकी बात आएगी हाउस की तो हाउस हमेशा इसके होंगे 2। देखो ध्यान दो, पार्ट्स, शुरुआत पार्ट से ही कर लेते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना क्या है पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ये होता है लोकसभा, अच्छा, दूसरा ये होता है राज्यसभा, और थर्ड जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, हमेशा इसके पार्ट, तीसरा पार्ट पार्लियामेंट का, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं हम। इसका तीसरा पार्ट जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो भी इसी का पार्ट होता है। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि लोकसभा राज्यसभा तो समझ जाता है बच्चा, लेकिन प्रेसिडेंट इसका पार्ट होता कैसे है वो समझ नहीं पाता। तो देखो ये थोड़ा आगे हम समझेंगे जब हम ये देखेंगे कि कोई भी लॉ बनता है, बिल जब उसको नोटिफाई किया जाता है लॉ के रूप में, तब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो शुरुआत हम कर लेते हैं। देखो ये पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट मैंने बता दिए। अभी देखो बात आ जाती है कभी कभी ऑर्गन्स की भी आ जाती है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो ध्यान से समझना, ऑर्गन्स गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के अलग अलग होते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तो ये भी 3 ही होते हैं, है ना। देखो पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशियरी। अभी देखो ये पार्लियामेंट वाला था, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग यहां से करते हैं। देखो लेजिस्लेटिव सबसे पहले ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट वो भी 3 है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो भी 3 है ना। तो अब इसमें शुरुआत कर लेते हैं लेजिस्लेटिव से। देखो शुरुआत लेजिस्लेटिव से किस लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेजिस्लेटिव। देखो इसका काम क्या है, हमें समझना ये है कि वर्क क्या है। अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का वर्क क्लियर है, माइंड में है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्क, इसका काम है मेकिंग ऑफ लॉ, इसका काम है रूल्स बनाना, लॉ बनाना, है ना, क्लियर।
देखो लेजिस्लेटिव काम, वर्क, मेकिंग ऑफ लॉ, ये केवल इसका काम यहीं तक सीमित नहीं है। वैसे ये देखा जाए तो लेजिस्लेटिव मेकिंग ऑफ लॉ के अलावा जो एग्जीक्यूटिव हो, जो अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी इसका कुछ पार्ट आता है। अब देखो दूसरा वाला एग्जीक्यूटिव है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो एग्जीक्यूटिव, देखो इसके नाम में ही इसका वर्क क्लियर है, एग्जीक्यूट करना। जो वर्क लेजिस्लेटिव ने बना दिए उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? वो काम करती है एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? लेजिस्लेटिव ने वर्क बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उनको क्या किया? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। देखो जो वर्क लेजिस्लेटिव का है उससे मिलता जुलता ही एग्जीक्यूटिव का है। कंफ्यूज नहीं होना, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम होते हैं। 10th क्लास में तो इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस कम ही है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, है ना। देखो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों के वर्क क्लियर है। उसके बाद में थर्ड पार्ट जुडिशियरी। देखो अब लेजिस्लेटिव ने कोई वर्क बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट किया। अब उसके बाद में आती है प्रॉब्लम। अगर जो लॉ इसने बनाया उसकी डेफिनेशन ये गलत कर ले, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों के बीच में, है ना, तब अगर दोनों के बीच में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, मान लो कोई झगड़ा होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का काम करती है जुडिशियरी। इसमें जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वो सारे के सारे कोर्ट जुडिशियरी में आ जाएंगे। अच्छा, लेजिस्लेटिव, सबसे पहले लेजिस्लेटिव मेकिंग ऑफ लॉ, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, इसका वर्क क्या? डिफाइनिंग ऑफ लॉज। जो भी लॉ बनेंगे, रूल्स बनेंगे, उनको एग्जीक्यूट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो उन दोनों को जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने का काम करेगी जुडिशियरी। अब इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है। अगर ये दोनों आप समझ लेते हो, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो उसके बाद में जुडिशियरी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बचता नहीं है। तो देखो लेजिस्लेटिव, शुरुआत करते हैं। लेजिस्लेटिव में आते कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव में आते कौन कौन है? तो उसमें आता है अपना पार्लियामेंट। शुरुआत यहीं से करनी है। पार्लियामेंट आर्टिकल 78, 79, आर्टिकल 79 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो बताता है कि देयर विल बी ए पार्लियामेंट विच हैज 2 हाउसेज एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बताता है कौन? आर्टिकल 79। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक पार्लियामेंट होगी, उसके 2 हाउसेज होंगे, और उसी हाउसेज के साथ ही जो प्रेसिडेंट है वो भी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। देखो पार्लियामेंट क्लियर है, दोनों हाउस उसमें आएंगे और प्रेसिडेंट भी उसी में आएगा। पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, कभी कंफ्यूज नहीं होना, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ये हमेशा 3 आएंगे। पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट 3 आएंगे। अच्छा, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो आएंगे हमेशा 2। कंफ्यूज नहीं होना, अगर पार्ट पूछे जाए तो 3 आएंगे और हाउस पूछा जाए तो 2 आएंगे। अच्छा, अभी इसके पार्ट और शुरुआत कर लेते हैं पार्लियामेंट का। पहला पार्ट शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट लोकसभा से।
देखो ये है आर्टिकल 81 में, आर्टिकल आपको इसका पता होना चाहिए। आर्टिकल 81 में देखो लोकसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन राज्यसभा और लोकसभा से कंपैरिजन के पूछे जाते हैं या फिर कंपैरिजन से नहीं पूछे जाते हैं, तब इनके पावर्स में से आते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो इनमें से पूछ लिया जाता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं, और इनकी टर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो देखो मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा आर्टिकल 81 है ना, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स देखो इतने हो सकते हैं जब 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद में, उससे पहले 530 रखा गया था, 552 इतने हो सकते हैं, लेकिन 1978 के बाद, लेकिन एट प्रेजेंट अभी कितने हैं? तो 8 ये है 545 है ना। मैक्सिमम मेंबर्स 552 हो सकते हैं, अभी 545 ही है ना। ये 1978 में एक अमेंडमेंट आया था और 1978 के उस अमेंडमेंट के बाद में 545 मेंबर्स क्लियर कर दिए गए हैं, इतने ही अभी प्रेजेंट में हैं अपने। अब इनमें से 545 में से कितने कौन से स्टेट से होंगे? तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी जब भी डिसाइड की जाती है तो इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर होगा। देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जब भी लोकसभा के लिए इलेक्शन होंगे कभी भी, तो उस इलेक्शन में एक जगह डिसाइड की जाएगी है ना, पूरा एरिया डिसाइड किया जाएगा कि इस एरिया से एक मेंबर लोकसभा के लिए इलेक्ट होगा। तो वो जो सिंगल मेंबर है वो एक मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इलेक्ट तो एक होगा, लेकिन उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कितने भी, मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं है, कितने भी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा क्लियर। देखो मैक्सिमम नंबर 555, 552, एट प्रेजेंट 545 क्लियर है। देखो सिंगल मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर, तो ये भी क्लियर है कि इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के लिए, तो 545 क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद में आती है क्वालिफिकेशन। देखो अगर कोई पर्सन लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए उसके कुछ क्वालिफिकेशन भी डिसाइडेड होंगी, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन। देखो सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो हमेशा ध्यान रखने वाली है वो होती है मिनिमम एज। देखो मिनिमम एज इसके लिए रखी गई है 25 ईयर्स। देखो अगर कोई पर्सन 25 ईयर्स की एज हो चुकी है उसकी, तो वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद में सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए उस पर्सन को, ऐसा नहीं है कि इंडिया कंट्री किसी और कंट्री का सिटीजन है, वो यहाँ इंडिया में आया और वो लोकसभा के किसी भी इलेक्शन में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्ट लेना चाहे तो ना तो वो पार्ट ले सकता है, ना अगर वो वोट करना चाहे तो वोटिंग भी नहीं कर सकता। उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए। इसके बाद में आता है थर्ड। देखो ये थर्ड वाला थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा माइंड में, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। देखो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर
कोई भी सर्विस अगर वो पर्सन कर रहा है और उस सर्विस के थ्रू वो मनी अर्न कर रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो वो पर्सन लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसके लिए जो भी इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। उसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली किसी भी सर्विस से जिससे वो प्रॉफिट ले रहा है, अर्निंग कर रहा है, उसको वो छोड़ना ही पड़ेगा। देखो कोई कुछ भी हो सकता है उसमें, सर्विस आईएएस की हो सकती है, एकेडमिक सर्विस भी हो सकती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई जॉब अगर वो कर रहा है तो उसको वो छोड़नी पड़ेगी, वो नहीं कर पाएगा। अब देखो फोर्थ इसकी क्वालिफिकेशन है कि उसका स्टेबल माइंड, ऐसा नहीं हो कि उस पर्सन का कहीं पर किसी मेंटल डिसऑर्डर के लिए इलाज चल रहा है ना, तो और वो चाहे कि मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊं, इलेक्शन में पार्ट ले लूं, वो पॉसिबल नहीं है। उसको स्टेबल माइंड का होना ही होना चाहिए। ये तीनों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो मैंने बता दी है। अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मिनिमम एज हमेशा याद रखना, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। लोकसभा के लिए मिनिमम एज जो है वो है 25 ईयर्स। दूसरी बात, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, स्टेबल माइंड का होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए। बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो उसने किसी बैंक से लोन लिया है किसी भी बेसिस पे और उसने वो लोन विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसके पास पैसे हैं लेकिन होने के बावजूद भी वो उस लोन को क्लियर नहीं करवा रहा है, तो उसको बैंक करप्ट कर देते हैं। तो बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना। तो उसको बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी स्टेबल होनी चाहिए। क्लियर? एक बार रिपीट करते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81, मैक्सिमम मेंबर्स 555, 552 हो सकते हैं 1978 के अंडर। 8% 545 मेंबर्स हैं। सिंगल मेंबरशिप रखी गई है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, स्टेबल माइंड का होना चाहिए, बैंक करप्ट वो पर्सन नहीं होना चाहिए। अभी देखो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका भी डिवाइडेशन किया गया है। अभी एक बार वो भी क्लियर कर लेते हैं। देखो जो 5, इनमें से कितने मेंबर, तो इनमें से 5, 30, 20 है ना, इनको डिवाइड किया गया है ना। देखो 5, 30, 20 प्लस 2। देखो ये 5, 30 तो होंगे स्टेट लेजिस्लेचर से, ये स्टेट से होंगे। उसके बाद जो 20 हैं वो होंगे यूनियन टेरिटरीज से, इनको यूटी बोलते हैं। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट उसका पार्ट है, वो प्रेसिडेंट ही इनके ऊपर इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल करता है। और ये जो 2 है ये होंगे नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट करने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। देखो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, नहीं बनता है ना, पर पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद में होता है सेशन। देखो लोकसभा उसके इलेक्शन हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन क्लियर हो चुकी, इलेक्शन होके मेंबर्स बन के आ गए। अब लोकसभा का वर्क क्या है? वर्क है मेकिंग ऑफ लॉ। तो उसको जो लॉ बनाने हैं उसके लिए जो इसकी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को ही सेशन कहा गया है। तो ध्यान रखना, लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन्हीं को सेशंस कहा गया है ना। कंफ्यूजन नहीं होना। देखो अभी ये कितने हो सकते हैं,
तो देखो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि पर ईयर 3 सेशंस होने ही होने चाहिए, और उनमें 6 मंथ से ज़्यादा का गैप, 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पहली बात, सेशन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने से 6 मंथ से ज़्यादा का गैप उन 2 के बीच नहीं हो सकता। पहली बात, सेशन होते हैं 3। एक होता है जो अभी चल रहा, अगर ये जो कोरोना एपिडेमिक नहीं होती तो वो चल रहा होता, वो होता मॉनसून, है ना। उसके बाद में आता विंटर सेशन, और उसके बाद में आता बजट सेशन। देखो ये जो बजट सेशन है ये 2 पार्ट में होता है। एक जिसमें बजट प्रपोज किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद प्रपोज करने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, उसके बाद उस बजट सेशन को कुछ दिनों का गैप दिया जाता है, हॉलीडे रखे जाते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें उस बजट के ऊपर डिबेट भी होती है, और उसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो वो चेंज भी किया जाता है ना। तो कितने सेशंस हो सकते हैं? 3 सेशन हो सकते हैं। मीटिंग्स को ही सेशन कहा गया है। 6 मंथ से ज़्यादा का इनके बीच गैप नहीं होना चाहिए, 3 हो सकते हैं। अब देखो ऑफिस बैरियर्स पढ़ेंगे। देखो जो ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के, वो कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं, क्या हो सकते हैं, उनके वर्क क्या है। तो देखो वर्क पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे ऑफिस बैरियर्स। देखो ये आर्टिकल 93 में दिया हुआ है, बताया हुआ है। क्या कहा गया है आर्टिकल 93 में कि ऑफिस बैरियर्स बताए गए हैं 2। एक तो होगा लोकसभा का चेयरमैन, है ना, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं उसको। एक होगा वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। देखो आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहता है। ऑफिस बैरियर्स की बात होगी तो 2 ऑफिस बैरियर्स हमें ध्यान रखने हैं, है ना। इनमें से क्वेश्चन बनता है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर इन्हीं में से बन के आता है। पूछा जाता है कौन सा ऑफिसर किससे बिलोंग करता है। लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है उनमें। तो देखो पहला तो होता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ध्यान रखना। अब इसमें से जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है दोनों का कहाँ से इलेक्ट, कहाँ से होके आते हैं। तो ध्यान रखना जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो अपनी पहली मीटिंग में ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों का नॉमिनेशन नहीं होता, उनका दोनों का इलेक्शन होता है। वो दोनों किस में से इलेक्ट होके आएंगे? लोकसभा में से। जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा में, उन्हीं में से 2 ऑफिसर्स का इलेक्शन होगा। वो दोनों किस में आएंगे? ऑफिस बैरियर्स ऑफ लोकसभा। तो ध्यान रखना 2 बैरियर्स। आर्टिकल 93, देखो आर्टिकल पूछा नहीं जाता, बहुत कम चांस होते हैं कि क्लास 10th में आर्टिकल पूछ लिया जाए। वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से भी। देखो अभी देखो जो हेड होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। जो चेयरमैन भी बोल सकते हो आप इसको, हेड ऑफ द कमिटीज भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी लोकसभा की कमेटी बनती है उनका हेड ये अपने आप होता ही है। तो देखो सबसे पहले किसका इलेक्शन 2 बताए मैंने, स्पीकर, है ना। तो ये जो होता है स्पीकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसके वर्क पूछे जा सकते हैं। रिपीट करते हैं एक बार फिर से। ऑफिस बैरियर्स ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 93 स्पीकर, और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। देखो आर्टिकल 93 में इन दोनों के बारे में बता दिया गया है। देखो डेप्यूटी स्पीकर सीधा समझ लो, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके प्रेजेंट नहीं होने पर जो भी वर्किंग है स्पीकर के, जो भी वर्क हैं, जो भी पावर्स है, वो सारे के सारे यूज कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। देखो इन दोनों का इलेक्शन कहाँ से होता है? ये दोनों के दोनों पहली बात मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। जब पहली मीटिंग होगी तो देखो जब कभी भी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में
उस मीटिंग को कंट्रोल करने के लिए रूल्स क्या है, कैसे एप्लीकेबल होंगे, जो उस मीटिंग का हेड होगा उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो स्पीकर होता है ना, वो हेड होता है लोकसभा का, और उसके एब्सेंट होने पर, जब वो प्रेजेंट नहीं है, तब वो पावर्स, वो वर्क कौन करेगा? वो करेगा डेप्यूटी स्पीकर। देखो अब पावर्स ऑफ स्पीकर ये पूछा जा सकता है, और देखो पावर्स ऑफ स्पीकर। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर उसका क्या होगा? जो स्पीकर होगा हेड होता है, जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सब का हेड होगा, है ना। हेड ऑफ मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स होगी उन सब का हेड होगा। उनको कंट्रोल कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा। दूसरी बात, सेटिंग ऑफ एजेंडा। देखो एजेंडा, इसको आप टॉपिक भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। उस मीटिंग में किस टॉपिक के ऊपर डिबेट होगी वो डिसाइड करना किसका काम है? वो काम है स्पीकर का। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि जो मीटिंग अभी हो रही है या होने वाली है उसमें किस टॉपिक के ऊपर डिबेट होगी। वो थर्ड, अगर कभी सेशन मीटिंग होगी तो उस मीटिंग्स होती हैं वो सारी सेशन स्टार्ट होने के बाद होती है। तो जितने भी सेशंस होंगे, जितनी भी मीटिंग्स होगी, उनमें जो डिबेट होगी उसमें किस पर्सन को, किस मेंबर को डिबेट करने के लिए, बोलने के लिए टाइम देना है, तो वो टाइम अलॉट करना ये भी किसका काम है? स्पीकर का। अलॉटमेंट ऑफ टाइम, जितने भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को डिबेट में बोलने का टाइम कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा स्पीकर। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो स्पीकर हेड ऑफ मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सभी मीटिंग्स का हेड होगा। अब मीटिंग्स हो गई, उस मीटिंग में कोई पर्सन, कोई मेंबर कुछ बोलना चाहता है तो उन मेंबर्स को बोलने के लिए टाइम अलॉट करना स्पीकर का काम है। एजेंडा, किस टॉपिक पे मीटिंग होगी, मीटिंग में कितनी देर किस टॉपिक पे डिबेट होगी, वो डिसाइड करना, ये काम भी किसका है? स्पीकर का है। देखो ये कुछ हेड होता है, कुछ कमेटी बनती है। हेड ऑफ सम कमेटी। देखो जब मीटिंग होती है, कोई बिल डिबेट के लिए लोकसभा में ले आए हैं, उसके ऊपर डिबेट चल रही है। अब कोई मेंबर ये चाहता है कि उसके ऊपर डिटेल रिसर्च हो, तब वो डिटेल रिसर्च करने के लिए कुछ मेंबर्स लोकसभा के, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है, और उस कमेटी का काम होता है उस टॉपिक के ऊपर डिटेल रिसर्च करना, उस बिल के क्या तो फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको अगर हम बिल को लॉ बनाते हैं तो प्रॉफिट क्या है, क्या फ्यूचर में उसके कोई नुकसान तो नहीं होंगे, लॉस तो नहीं होगा। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसका हेड बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकर ही होता है। अब ये इसका हेड बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकर ही क्यों होता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो कमेटी बनाना किसका वर्क है? स्पीकर का। तो जो कमेटी स्पीकर ने बनाई है वो काम करेगी किसके अंडर? स्पीकर के अंडर। वैसे स्पीकर का इसमें डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता, उसके जो मेंबर्स होते हैं वही रिसर्च करते हैं, और जब वो रिसर्च पूरी हो जाती है तो उस रिसर्च की रिपोर्ट लोकसभा में प्रपोज करी जाती है, जिसके ऊपर फिर से डिबेट होती है। देखो हेड ऑफ सम डिबेट्स भी हो गया। अब बात आती है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो वो डिसाइड करना किसका काम है?
ऑफ द नेचर ऑफ बिल। देखो नेचर ऑफ बिल क्या होता है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो डिबेट के लिए लाए गए हैं, उनका काम होता है नया लॉ बनाना, मेकिंग ऑफ रूल्स, जो मैंने बताया अभी, तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव बिल। लेकिन कुछ बिल होते हैं जो मनी बिल होते हैं, उनका प्रोसेस अलग होता है लेजिस्लेटिव बिल से। तो देखो जो मनी बिल होता है और जो नॉर्मल बिल बोला जाता है अदर्स को, इसके अलावा जितने भी बिल्स होते हैं उनको सबको जनरल बिल या नॉर्मल बिल भी बोला जाता है। तो देखो मनी बिल होता क्या है, अगर इंडिया की जो बजट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड कोई बिल आता है, या कोई भी बिल जो मनी विड्रॉ करना या नया टैक्स लगाना, मनी से रिलेटेड बिल जितने होंगे वो सारे मनी बिल में आएंगे। अब देखो कुछ बिल्स ऐसे होते हैं लेजिस्लेटिव बिल ही है, लेकिन उनमें मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक आ जाता है, तब उस बिल को मनी बिल है या नहीं है, तो उसको डिसाइड करने का काम किसका होता है, ये काम भी स्पीकर का ही होता है। अब देखो इसके अलावा एक जो पॉइंट बचता है वो है बॉन्ड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। देखो बॉन्ड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ये कैसे होता है, अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में प्राइम मिनिस्टर को बॉन्ड माना जाता है, लेकिन स्पीकर को भी बॉन्ड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि जितने भी रूल्स वहां बन रहे हैं, जो भी वर्किंग लोकसभा में हो रही है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर कोई लेटर लिखा जाता है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो सारा का सारा किसके नाम से लिखा जाता है, वो लिखा जाता है स्पीकर के नाम से। क्लियर? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। पावर्स ऑफ स्पीकर पढ़ रहे हैं अपन। हेड ऑफ मीटिंग्स, हर मीटिंग का हेड वही होगा, मीटिंग का एजेंडा जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर डिबेट होगी वो डिसाइड करेगा स्पीकर। इसके बाद में आता है अलॉटमेंट ऑफ टाइम, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो डिबेट चल रही है उसको डिबेट को कितने टाइम तक ऑन रखना है, कंटिन्यू रखना है, और किस मेंबर को कितना टाइम बोलने के लिए अलॉट करना है, ये काम किसका, स्पीकर का। हेड ऑफ सम कमिटी, किसी बिल के ऊपर अगर डिटेल रिसर्च चाहिए तो उसके लिए कुछ मेंबर्स को मिला के एक कमेटी बना दी जाती है, उस कमेटी का हेड भी स्पीकर ही होता है। डिसाइडिंग ऑफ द नेचर ऑफ बिल, अगर कोई देखो अगर क्वेश्चन आता है इफ ए बिल इज मनी बिल और नोट, तब वो डिसाइड करने का काम आता है स्पीकर का। फिर आता है बॉन्ड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। अब देखो इसके अलावा एक वोटिंग से रिलेटेड वर्क प्रेसिडेंट का बचता है, वोटिंग से रिलेटेड वर्क, देखो उसको बोलते हैं डिसाइडिंग वोट। ये क्या होता है, देखो मान लो अगर किसी बिल के ऊपर ओपोजिशन या फिर वो जो बिल लेके आई है वो गवर्नमेंट जो पावर में है वो उसके ऊपर वोटिंग करवाती है, और उस वोटिंग में उसके ऊपर इक्वल वोट आ जाते हैं कि इस बिल को लो बनना चाहिए, यस और नो। तो उसमें यस और नो में अगर इक्वल वोट आते हैं तब देखो पहले वोटिंग जब भी होती है तो स्पीकर वोट नहीं डालता। ऐसा माना जाता है कि जब स्पीकर बन चुका, उस पोस्ट पे बैठ चुका, तो उसके बाद में वो अपनी पार्टी का मेंबर इनडायरेक्ट होता है, मेंबरशिप नहीं छोड़ता। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि स्पीकर है उसको उस मीटिंग का कंट्रोल करना है, लेकिन वो अपनी जिस पार्टी से वो इलेक्शन जीत के आया है उस पार्टी का मेंबर हमेशा रहता है, हटता नहीं है। लेकिन जब तक वो उस पोस्ट पे रहता है तब तक वो उस पार्टी से रिलेटेड डायरेक्ट वे में कुछ भी वर्क नहीं करता। लेकिन अगर बात आती है वोटिंग और उसमें यस और नो वाली वोटिंग हो रही चल रही है, उसमें इक्वल वोट आ जाए, तब डिसाइडिंग वोट ये डाल सकता है स्पीकर। पहले जब वोटिंग होगी तो उस प्रोसेस में, वोटिंग प्रोसेस में
वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर बात डिसाइडिंग वोट की आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तब स्पीकर को डिसाइडिंग वोट डालना पड़ता है। चलो, लोकसभा क्लियर। अब सेकंड हाउस देखो, राज्यसभा है। राज्यसभा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चंस इनके बीच में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, और इसको फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है। क्यों अपर हाउस और फर्स्ट हाउस क्यों बोला जाता है? देखो, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म टेन्योर होता है 5 इयर्स। एक बार अगर वो इलेक्शन जीत के आए हैं तो उसके बाद 5 इयर्स तक वो वर्क करेंगे, उसके बाद उनका इलेक्शन होता है और वो पूरे मेंबर्स एक साथ उन इलेक्शन में चले जाते हैं, और वो जो लोकसभा चल रही है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। इसके जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन की जो प्रोसेस है अभी मैं बताऊंगा, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। ये हमेशा रेगुलर चलने वाला हाउस है, इसलिए इसको अपर हाउस बोला जाता है, डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है। इसको अनपॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। अनपॉपुलर क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कॉमन पीपल, जो जनता होती है, वो डायरेक्ट वे में नहीं करती है, इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है। देखो, इस शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके मेंबर्स। तो देखो, लोकसभा राज्यसभा दोनों में नॉमिनेशन दोनों में होता है, उसमें नॉमिनेट होते थे 2 मेंबर्स, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये आर्टिकल 80 में दी हुई है। इसके बारे में जितने भी डिटेल है वो सारी आर्टिकल 80 में दी हुई है। देखो, मेंबर्स कितने हो सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो वो पूछ लिया जाता है मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स कितने हैं। तो देखो, इसके मेंबर्स होते हैं 250, है ना, मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट में भी यही है ना। इनमें से इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे। देखो, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे। तो देखो, नॉमिनेटेड तो होते हैं 12। अब इनको नॉमिनेट करता कौन है? नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट को ये पावर दिया हुआ है कि इनको नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। देखो, ये मैक्सिमम मेंबर्स हैं। देखो, एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स अभी हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, लेकिन 245 है। देखो, ये जो 5 मेंबर्स हैं वो कहाँ के होने चाहिए थे लेकिन नहीं है। तो देखो, जो POK जिसको बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है, उसके हैं। लद्दाख में भी एक मेंबर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर ये 5 मेंबर्स जब भी कभी लोकसभा या पार्लियामेंट अगर दोबारा से चाहे तो 5 सीटें बढ़ा सकती है। देखो, 245 उसमें से 12, ये तो अभी के लिए 8% में 245 है। अब 238 ये इलेक्टेड होंगे, 12 के बाद में जो बचेंगे वो। अभी देखो, टर्म, सबसे बड़ी बात टर्म, कंफ्यूज नहीं होना।
लोकसभा का जो मेंबर होता है, अगर वो एक बार इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद वो 5 ईयर्स तक उस हाउस का मेंबर रहता है, और सारे जो मेंबर्स होते हैं उन सब का, नॉमिनेटेड के अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब का टर्म 5 ईयर्स होता है। लेकिन इसका टर्म थोड़ा अलग है। देखो, कंटिन्यूस चलने वाला हाउस है, इसका टर्म कंटिन्यूस चलेगा, लेकिन जो देखो कंटिन्यूस है, लेकिन जो मेंबर जो इलेक्शन में जो भी मेंबर राज्यसभा का मेंबर बन के आया है उसका टर्म क्या होगा, वो कितने टाइम तक उस हाउस का मेंबर रहेगा, तो वो होगा 6 ईयर्स। लेकिन राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स हर 2 साल में आफ्टर 2 ईयर्स उससे उनको एक साथ डिसॉल्व कर दिया जाता है, वो अपनी पोस्ट खाली करते हैं हर 2 ईयर में, है ना। अभी देखो, आर्टिकल मैंने बता दिया, टर्म मैंने बता दिया, उसमें राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस यही है सबसे बड़ा कि इन दोनों की टर्म अलग अलग है, ठीक है। देखो, अब बात आती है वर्किंग पावर्स, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे ऑफिस बैरियर्स, ऑफिसर्स भी बोल सकते हो, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। देखो, इसमें भी वो ही 2 होंगे। देखो, लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे। देखो, चेयरमैन कौन होता है और वाइस चेयरमैन इसका कौन होता है। देखो, इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। देखो, इलेक्शन तो उसका अलग होता है, किस पोस्ट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है ना। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन वो जीतता किस लिए है, कौन सा इलेक्शन जिसमें उसने पार्ट लिया, वो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कि, लेकिन वो जो वाइस प्रेसिडेंट इस पोस्ट के ऊपर कंट्रोल करेगा, इस पोस्ट को ऑन करेगा, वो ही वाइस प्रेसिडेंट, वो ही पर्सन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बनेगा। क्लियर। देखो, वाइस चेयरमैन का तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, उसको इलेक्शन होता है, उसमें उसको पार्ट लेना पड़ता है। जो मेंबर्स राज्यसभा के उस टाइम पर प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक पर्सन चुना, जो इलेक्शन होता है उसको जीतने के बाद वाइस चेयरमैन बनता है। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो, उसका इलेक्शन राज्यसभा नहीं करती है, कभी भी उसका इलेक्शन राज्यसभा नहीं करती वो। लेकिन वो फिर वो बनता कहाँ से, तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट बना है, इलेक्शन उसने कौन सा जीता, वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन वो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑन करेगा वो ही वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला पर्सन राज्यसभा का चेयरमैन भी बनेगा। क्लियर। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा 2 ऑफिसर्स होंगे, जैसे लोकसभा में होते थे वैसे के वैसे। एक कौन होगा, एक होगा चेयरमैन, दूसरा होगा वाइस चेयरमैन। देखो, वाइस चेयरमैन इसीलिए बनाया जाता है अगर किसी सिचुएशन में किसी दिन चेयरमैन प्रेजेंट नहीं हो, तब वाइस चेयरमैन उसके जो वर्क हैं वो पूरे कर पाए। ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा क्लियर है, 2 ही ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा और 2 ही होते हैं राज्यसभा में। अब देखो, इन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है।
इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा। देखो ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से पढ़ना। देखो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। देखो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट वोटिंग। इसका होता है इनडायरेक्ट वोटिंग। कैसे? डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग क्या है? देखो पहले लोकसभा का इजी है, जिस मेंबर को इलेक्शन जीतना है वो इलेक्शन में पार्ट लेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन में जो कॉमन पीपल होते हैं, जो भी 18 ईयर से ऊपर के जितने भी पर्सन इंडिया में हैं, वो सारे के सारे लोकसभा में वोट कर सकते हैं, है ना, वोटिंग में पार्ट ले सकते हैं। किसके? लोकसभा के इलेक्शन में। अब डायरेक्ट वोटिंग हो गई, उस पर्सन को इलेक्ट किसने किया, किन्होंने वोट दिया? जो कॉमन पीपल है, सिटीजन है इंडिया के, उनमें से जिन्होंने भी 18 ईयर्स की एज पूरी कर ली, उन्होंने वो क्या करेंगे, लोकसभा के मेंबर्स की वोटिंग में पार्ट लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। देखो इसके लिए बनता है ग्रुप ऑफ वोटर्स। लोकसभा के लिए नहीं बनेगा, राज्यसभा के लिए बनेगा ग्रुप ऑफ वोटर्स। अब इस ग्रुप में होता कौन कौन है? देखो इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव। देखो इलेक्टेड मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स जो स्टेट हाउसेस होते हैं, जिनको कॉमन लैंग्वेज में लोक विधानसभा भी कहा जाता है, हर स्टेट में होती है, उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्ट नहीं लेंगे। केवल और केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, वो सारे के सारे पार्ट किस में लेंगे? राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होगी उसमें। अब इसमें यूनियन टेरिटरीज के भी आएंगे, यूटी के भी आएंगे। देखो यूनियन टेरिटरीज क्या होती है अभी बताता हूँ। यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स भी स्टेट लेजिस्लेटिव का जो ग्रुप ऑफ वोटर्स बनेगा उसमें पार्ट लेते हैं। देखो यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं, देखो ये छोटे स्टेट होते हैं। जब इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन रहा था, लगभग बन चुका था, उस टाइम पर ये बात आई कि जो स्टेट उस टाइम पर यूनाइटेड होके इंडिया में शामिल हो चुके हैं, इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेट, छोटा छोटा एरिया जो उस टाइम पर इंडिया का पार्ट नहीं बने थे, वो बाद में पार्ट बने। अब उनमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं कि उनको विधानसभा, जितना विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन करवाया जा सके, मेंबर्स बनवा सके। लेकिन बाद में जब वो पार्ट बने तो उनके ऊपर कंट्रोल कैसे हो? किसी स्टेट का तो पार्ट बनाना पड़ेगा, तो उनको बना दिया गया यूनियन टेरिटरीज। ये डायरेक्ट सीधे प्रेसिडेंट इनके ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए एजेंट रखता है। उस एजेंट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, यूनियन टेरिटरीज। लेकिन बाद में इन यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो फॉर्म कर दी गई, ठीक है। तो अब वो जो मेंबर हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव के काउंट होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी। तो वो किस में पार्ट लेते हैं? ग्रुप ऑफ वोटर्स। जो ग्रुप ऑफ वोटर्स किसके लिए? कौन सा ग्रुप? राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो वोटिंग होती है उसके लिए। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इनडायरेक्ट वोटिंग होगी, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद में
ग्रुप अब जो इनडायरेक्ट वोटिंग होगी उसके लिए ग्रुप ऑफ वोटर्स बनाना पड़ेगा। उस ग्रुप ऑफ वोटर्स में होंगे कौन कौन? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यूनियन टेरिटरीज के भी मेंबर्स उसमें आ जाएंगे। अब देखो मेंबर बन गया, उस मेंबर का टर्म हो चुका क्लियर 5-6 ईयर्स। अब उसके बाद में आती है मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी। देखो राज्यसभा और लोकसभा की एलिजिबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ओनली वन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, समझ लो। देखो एलिजिबिलिटी फॉर राज्यसभा मेंबर, देखो इसकी जो मिनिमम एज है वो रखी गई है 30 इयर्स। अब राज्यसभा की रखी गई थी 25 इयर्स, लोकसभा की रखी गई थी 25 इयर्स, राज्यसभा की रख दी 30 इयर्स। क्लियर है? बाकी जितने भी एलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी लोकसभा के इक्वल है। एक ये अलग है अदर्स एलिजिबिलिटी। कौन सी एलिजिबिलिटी? जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए होती है वो सारी की सारी किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए भी चाहिए। तो वो कौन कौन सी? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, स्टेबल माइंड का होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ओन नहीं करना चाहिए। क्लियर? एलिजिबिलिटी एक ही डिफरेंट, बाकी डिफरेंट है नहीं। पावर्स और फंक्शंस जो कि राज्यसभा लोकसभा से अलग यूज करती हैं वो देखेंगे। देखो जब भी बिल लॉ बनना हो, लॉ मेकिंग हो, उसमें तो दोनों को इक्वल पावर दिया गया है ना। इसको फंक्शंस में भी पढ़ सकते हैं और वर्किंग में भी पढ़ सकते हैं। देखो फंक्शंस और वर्किंग दोनों सेम है। अगर लॉ मेकिंग है, लॉ बनाना है, तो उन दोनों में राज्यसभा और लोकसभा को कोई भी डिफरेंट पावर नहीं दिया हुआ है, दोनों में सेम वर्क है दोनों का। देखो लॉ मेकिंग कैसे होती है वो सुन लो। अगर कोई बिल उसको लॉ बनाना है तो वो सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि उसको लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, किसी में भी पहले लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो लोकसभा में पहले ले आए, फिर उसके बाद उसको वहाँ से पास करवाने के लिए चाहिए मेजोरिटी। मेजोरिटी हो सकती है नॉर्मल मेजोरिटी से भी हो जाए, 2/3 मेजोरिटी भी से भी हो सकता है, वो जब लॉ मेकिंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब देखो लोकसभा से वो क्लियर हो चुका, उसके बाद में यहाँ से पास होने के बाद में वो जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास फिर से इक्वल पावर है, लोकसभा मेजोरिटी से पास कर चुकी उसको, तो राज्यसभा उसको पास कर सकती है, नहीं भी कर सकती। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, तब जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होते ही वो बिल लॉ बन जाता है। देखो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट तीनों को इक्वल पावर। जरूरी नहीं है कि पहले उसको हम लोकसभा में ही प्रपोज करें, हो सकता है हम उसको राज्यसभा में ले आए, उसके बाद में यहाँ राज्यसभा अगर उसको पास कर देती है मेजोरिटी के साथ तो फिर उसको लोकसभा में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ फिर ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको पास करे ही, हो सकता है वो यहाँ पास नहीं हो, और अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गए तो फिर से वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर होने के बाद में वो बिल बन जाता है लॉ। अब देखो लॉ मेकिंग में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल पावर दिए गए हैं, कोई पावर डिफरेंट है नहीं। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, कुछ ही बिल हैं ऐसे जिनमें राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। देखो शुरुआत एक बार ध्यान से समझ लो, अगर कोई बिल लोकसभा में लेके आते हैं या राज्यसभा में लेके आते हैं तो दूसरे हाउस में वो जाना चाहिए मेजोरिटी से पास होने के बाद। मेजोरिटी अलग अलग हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। इसके बाद अगर दोनों हाउस ने उसको पास किया है उसके बाद वो जाएगा सिग्नेचर के लिए
प्रेसिडेंट के, जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उसके ऊपर हो जाते हैं उसके बाद वो बन जाता है लॉ। अब देखो नॉर्मली जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा में नहीं आता, वो आता है लोकसभा में ही। रीजन, मनी बिल बजट से रिलेटेड है और बजट हमेशा प्रपोज किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में उसको प्रपोज नहीं किया जाता। अब एक रूल ये भी है कि जो मनी बिल है उसमें अगर कोई चेंज करना हो, अमेंडमेंट करना हो तो वो राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा उसमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं कर सकती, या तो पास कर सकती है या उसको मेजोरिटी नहीं है तो उसको रोक सकती है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है, वो क्या, देखो मनी बिल जो बजट से रिलेटेड है, अगर मनी बिल राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा क्या करेगी, उसको लोकसभा से पास होके आया है तो राज्यसभा उसको या तो मेजोरिटी के साथ क्लियर कर देगी, हो सकता है उसको क्लियर नहीं करे तो इसके पास टाइम ड्यूरेशन दी गई है 14 डेज, इसको 14 डेज तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। 14 डेज में उसको वापस भी राज्यसभा लोकसभा के पास भेज सकती है, चेंज के साथ कुछ चेंज सजेस्ट कर सकती है। अब लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अगर 14 डेज में ये बिल वापस नहीं आता है, पास नहीं करते, तो उसको अपने आप नॉर्मली पास मान लिया जाता है। देखो इसके बाद में आता है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अमेंडमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। वैसे जो नॉर्मल बिल होता है वैसे ही राज्यसभा लोकसभा दोनों को अमेंडमेंट में इक्वल पावर दी हुई है। देखो सुन लो, अमेंडमेंट, ये देखो अमेंडमेंट को दूसरे वर्ड में हम चेंज भी बोल सकते हैं, अमेंडमेंट को दूसरे वर्ड में हम चेंज भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसमें बहुत से आर्टिकल भी रख दिया, उन आर्टिकल को मनमर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अगर उनमें कोई चेंज करना है उस चेंज को क्या बोलेंगे, उस चेंज को ही अमेंडमेंट बोलेंगे। देखो ये बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, उसके लिए कोई बिल लाना है तो वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी में भी पहले लाया जा सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखता कि हम उसको पहले राज्यसभा में लाएं या लोकसभा में लाएं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ शर्तें लगाई हुई हैं। अब वो क्या शर्तें क्या है, इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर तो है ऐसे हैं जिनमें सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी होती है। सिंपल मेजॉरिटी टोटल जब वोटिंग हो रही है उस वोटिंग का 1/2 + 1 अगर इतने वोट उसके यस में होते हैं तो वो पास हो जाता है, अगर नो में होते तो वहीं पे उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, वो बिल डिसॉल्व हो जाता है। देखो दूसरी आती है स्पेशल मेजॉरिटी। देखो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये होती है टोटल का 2/3 और जो प्रेजेंट है उनका 1/2। देखो जितने मेंबर उस टाइम तक उस वोटिंग के टाइम पर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3, टोटल का 2/3 और जो प्रेजेंट है उनका 1/2 वोट, इतने वोट मिलने ही चाहिए। अगर 2/3 टोटल का नहीं हो रहा लेकिन 1/2 उस टाइम पर वोटिंग में जो प्रेजेंट थे उनका मिल रहा है, तब भी वो जो अमेंडमेंट का बिल लाया गया है वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा देखो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज नहीं करना। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करना है, तब उस अमेंडमेंट को करने के लिए इन दोनों के अलावा भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। अगर
स्ट्रक्चर की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही कुछ चेंज करना चाहते हैं, तब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 प्लस 1/2 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी चाहिए 1/2, 2/3 टोटल। उसके बाद में अगर ये दोनों मेजोरिटी क्लियर होती है तो उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी भी हैं इंडियन यूनियन में उसका भी 1/2 मेजोरिटी अलग से पास करवानी होगी उस अमेंडमेंट को करवाने के लिए। ठीक है।